अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 4 अगस्त बरोज मंगल। अगले 24 घंटे क्यों अहम हैं? नून लीग के शेर किस तरह से ढेर हो चुके हैं, ताकतवरों की जानब से किस तरह से नून लीग का, जिसे कहते हैं कचूमर निकाल के रख देना, कचूमर निकाल के रख दिया गया है। इस हवाले से हमने बात करनी है और अगला मंजरनामा क्या बन रहा है, किस तरफ सूरत हाल जा रही है, वो भी चीजें आपके सामने रखेंगे। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। एक तो अगले 24 घंटे आपको पता है कि अभी से गहमा गहमी शुरू हो गई है और फिर पीटीआई का पेशावर का जलसा है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पेशावर से आपको रिपोर्ट किया जा सके, आपको दिखाया जा सके। तो लिहाजा वो बड़ा अहम जलसा है क्योंकि खुद पीटीआई ने, खुद सुहेल हफीजी साहब ने कह रखा है जी फाइनल से पहले सेमीफाइनल है और जो अगला लाहे अमल है वो बता दिया जाएगा। अलीमा खान भी बार बार कह चुकी हैं कि जब तक खान की रिहाई नहीं हो जाती तो अब हम घरों को वापस नहीं आएंगे। शायद खटक साहब कह चुकी हैं कि अगस्त का महीना खान की रिहाई का महीना है। और फिर रात को जो अलीमा खान के साथ हुआ कि वो डेरा इस्माइल खान से टांग से होती हुई मियां वाली अपने आबाई इलाके के अंदर पहुंची, उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट की, वो अपने बाप की कब्र पर जाना चाहती थी, उनको नहीं जाने दिया गया, मजबूर किया गया। बिल आखिर पुलिस ने इतना उनको तंग किया कि उन्हें दोबारा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाना पड़ा, यानी पंजाब के अंदर वो मूव भी नहीं कर सकती थी। चले ये तो अपनी जगह पर हैं चीजें। और फिर आज मंगल का दिन है, मुलाकातों का दिन है। अगर अलीमा खान ने अब खुद ही कह रखा है कि लोग जो है वो अडियाला मत आया करें, और लोग जाते भी नहीं है। 150 लोग होते हैं। इस वक्त जिस जगह में बैठा हुआ हूं यहां से अडियाला कोई 45 से 50 किलोमीटर है, काफी मुश्किल सफर है। तो वहां पे आजकल जाने का कोई फायदा नहीं है कि लोग ही नहीं होते, 10-15 लोग और सारा दिन ऐसे ही बैठे रहो, ना कोई मुलाकात होती है ना कुछ ना कुछ। बहरहाल अब देखना ये होगा कि अलीमा खान खैबर पख्तूनख्वा से आज अडियाला जेल के बाहर पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती। फिर उनको जो सजा होनी है, बजाहिर जो केस उनके खिलाफ बनाया गया था और केस तकरीबन कंक्लूड हो गया, फिर महीने की डेट दे दी गई। उस महीने से अलीमा खान ने अच्छा खासा फायदा भी उठाया है कि वो निकली है। तो अब उसके अंदर क्या बनता है वो भी एक बड़ी अहम चीज है। इस वीलॉग के अंदर जो हमारा मेन मौजू है जिस पर बात करनी है वो है जाती उमरा के शेर किस तरह से ढेर हुए। ढेर नहीं हुए, तबाह बर्बाद हो गए। रात से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जा जाकर राना सनाउल्लाह साहब ने बताया कि कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब का हुक्म आ गया है कि मोहसिन नकवी के बयानात को नजरअंदाज करना है, उनका जवाब नहीं देना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि काश मेरे लीडर ने मुझे रोका ना होता, काश पार्टी पॉलिसी ना होती कि मोहसिन नकवी के बयानात के जवाब नहीं देना, तो फिर मैं जो बयान देता, फिर जो मैं जवाब देता, फिर वो दुनिया देखती। ठीक है भाई, काश कहते हैं मुझे किसी ने पकड़ा ना होता, काश मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने रोका ना होता। ठीक है जी, मियां नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया है कि मोहसिन नकवी के को जवाब नहीं देना। मैं पहले भी वी लोग के अंदर बात कर चुका हूं। मोहसिन नकवी कौन है? कौन है? मैं कोई अपने साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा, मेरी निस्बत तो मोहसिन नकवी बहुत बड़ा इंसान होगा सहाफत के एतबार से, उनकी कामयाबियां, इस बात में कोई शक नहीं, कामयाब इंसान, सहाफत की वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ रहे, अपना टीवी चैनल बना लिया। तो मैं अपने साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं तो ये एक छोटा सा चैनल जो है वो चला रहा हूं। अदरवाइज अगर आपके पाकिस्तान की पॉलिटिकल कैनवस पर देखें तो फिर क्या है मोहसिन नकवी? कब से जानते हैं आप मोहसिन नकवी को और कब से जानते हैं आप मियां नवाज शरीफ को? मियां नवाज शरीफ पंजाब का वज़ीर आला, वज़ीर खजाना। मियां नवाज शरीफ 3 दफा का वज़ीर आज़म और मियां शहबाज शरीफ पंजाब का को 3 दफा का वज़ीर आला, 2 दफा का वज़ीर आज़म। मोहसिन नकवी कौन है? किसी ताकतवर का रिश्तेदार जो अचानक पंजाब का कायम मुकाम वज़ीर आला लग जाता है, चेयरमैन पीसीबी लग जाता है और फिर सेनेटर और वज़ीर दाखिला अचानक। यानी इतनी बड़ी जमात, इतना बड़ा बैकग्राउंड, इतने से बंदे को कह रहे हैं इसको जवाब नहीं देना, नजरअंदाज करना है। अब आप कहेंगे कि छोड़ो ना, इस डिबेट के अंदर क्यों पढ़ रहे हो?
भाई मैं आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या। हुआ ये, हमें ये बताया गया, किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है और मुख्तलिफ जगहों पे बताया भी जाता है। पाक इंडिया ने जब गालबन 97 के अंदर एटमी धमाके कर लिए ना, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, ये तारीख है 97 के अंदर इंडिया ने जब एटमी धमाके कर लिए तो मियां साहब अलमाती के अंदर थे। वहां पे उन्हें बताया गया कि उधर इंडिया ने एटमी धमाके कर दिए, तो मियां साहब ने कहा कि उन्हें क्या जरूरत है धमाके करने की जब हमें पता है कि वो न्यूक्लियर पावर है। बहरहाल मियां साहब ने अपना दौरा मुख्तसर किया, वापस आए, आते ही उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बुलाया और बाकी लोगों को बुलाया और कहा कि हमने धमाके करने हैं। इवन यह सारा सिलसिला एक साल तकरीबन चलता रहा। बिल क्लिंटन अमेरिका के सदर थे, वो बार 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 फोन करके मियां नवाज शरीफ को कहते रहे कि मिस्टर शरीफ ये मत करें, हम आपको इतना पैसा देंगे कि आप थर्ड वर्ल्ड से निकलकर फर्स्ट वर्ल्ड की तरफ चले जाएंगे, यानी आप तरक्की कर जाएंगे। फिर बारहा अमरीकी सफारत खाने ने भी वजीर आजम नवाज शरीफ को अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन बताया जाता है नवाज शरीफ ने कहा यह मेरा फैसला नहीं, यह मेरी कौम की इज्जत का मामला है, लिहाजा यहां मैं झुकूंगा नहीं, पैसों को मैं जूते की नोक पे रखता हूं, ये हमारी इज्जत का मामला है, हम करेंगे धमाके। ठीक है जी, नंबर 1 ये सुन लिया आपने। दूसरा वाकया सुन ले। जनरल जहांगीर करामत नेवल एकेडमी के अंदर एक तकरीर करते हैं और वो कहते हैं जी ये एक कमेटी बननी चाहिए और जिसके अंदर सारे फौजी जर्नैल भी होने चाहिए और वो सारे मामला मिलके। तो नवाज शरीफ को गुस्सा आ जाता है कि जब हम ऑलरेडी ये कमेटी बना रहे थे तो इसने क्यों हमें ये एडवाइस, ये कौन होता है ये हमें एडवाइस करने वाला और इस तरह से हमें इंसल्ट करने वाला। तो मियां नवाज शरीफ ने कहा कि इसके डिसमिस की ऑर्डर निकाल दो। बहरहाल मुलाकात होती है जनरल जहांगीर करामत की और मियां नवाज शरीफ साहब की। मियां साहब कहते हैं कि आप और मैं इकट्ठे नहीं चल सकते, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। बहरहाल जहांगीर करामत साहब ने इस्तीफा दे दिया और कुछ कहते हैं जी उन्हें जहांगीर करामत साहब को डर भी था कि वो मेरे जो टैंक शैंक खरीदे हैं खालिद टैंक, उसके अंदर कोई करप्शन वाला भी रोला था, तो इसलिए भी वो इस्तीफा, बहरहाल इस्तीफा मियां साहब ने ले लिया। अब उससे 1 साल आगे चले, परवेज मुशर्रफ। मियां साहब आप पुरानी आदत पड़ी हुई थी। मियां साहब ने कहा ये परवेज मुशर्रफ जिसको मैं तीसरे नंबर से लेके आया, 2 सीनियर्स को जनरल अली कुली खान और बाकी साइड पे किया, परवेज मुशर्रफ मुझे आंखें दिखाएगा। तो परवेज मुशर्रफ को डिसमिस कर दिया, ऑर्डर निकाल दिए, टीवी पर चल गए। कराची के अंदर जहाज लैंड नहीं करने दिया गया, बताया गया कि मस्कत की तरफ रुख मोड़ दिया जाए रुख, और फिर वो बताया जी जहाज के अंदर तेल कम है तो इसलिए कराची ही लैंड करवाना पड़ेगा। जियाउद्दीन भट्ट को बैज तक लग गए और उसके बाद फिर टेक ओवर हो गया, कू हो गया। ये वाकयात मैं आपको क्यों सुना रहा हूं कि जो नून लीग कहती है कि मियां नवाज शरीफ मुज़ाहमत का इस्तियारा, सुपर पावर को इनकार करने वाला, आर्मी चीफ को बरतरफ करने वाला, वो एक मामूली से टीवी चैनल के मालिक के सामने दोनों हाथ और पांव पकड़कर लेट गया है। इसलिए मैंने आपके 5-6 मिनट लिए कि वो कागजी शेर लेट गए और कहते हैं जवाब नहीं देना। और क्या करें, असल में नकवी साहब गुस्से में थे। नकवी साहब जरा गुस्से में थे ना, जरा बिप्पी उनका हाई था। बहरहाल आज जो कॉलम लिखा है सोहेल वड़ाई साहब ने, अगर आप, मेरी आपसे गुजारिश ये थी ये पढ़ा जरूर करें, ये सिर्फ आके लोगों की खबरें भी लोग सुन के चस्के लगा के निकल जाना, ये अच्छी आप पढ़ा करें, एजुकेट अपने आप को करें। अभी सोहेल वड़ाई ने जो कॉलम लिखा है उसका एक सत्र में आपके सामने रखता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सब कुछ प्री प्लान था। सबसे आखिरी तकरीर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की थी। वो जब तकरीर में आए तो उनके हाथ में उस वक्त भी कागज थे और फिर तकरीर में बैठे बैठे वो मुसलसल अपने नोट्स की काट छांट में मसरूफ रहे। जब उन्होंने धमाकेदार तकरीर की तो लगता था कि उन्होंने अपनी तकरीर के अहम नुकात पहले से तहरीर कर रखे थे। उनकी तकरीर का बहुत कम हिस्सा बरजस्ता और फिल बदी था, जबकि तकरीर का बेशतर हिस्सा पेशगी तयशुदा यानी पहले से सोचा समझा था। उन्होंने निज़ाम के नाकाम होने, नए इंतजामी यूनिट या सूबे बनाने और फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की तारीफें जज्बात में आकर नहीं की, बल्कि ठंडे लहजे और सोचे समझे अंदाज में की। यूं लगता था कि जैसे उन्होंने मुक़्तदरा की पैगाम रसानी की हो। तो लिहाजा ये प्लान था, अगर प्लान नहीं था
तो फिर DGISPR ने मोहसिन नकवी के बयान को वाकई इंडोर्स किया। लिहाजा अब बताया जा रहा है कि नहीं नहीं वो गुस्से में आ गए थे ना, वो गुस्से में आ गए थे और हम जवाब नहीं देंगे भाई, हम लेटेंगे। तो ये तो सूरत हाल है। और फिर बताया जा रहा है जी वो दुनिया तमाशा देख रही थी, दुनिया अब तमाशा के लिए तैयार थी कि अभी नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट लड़ पड़ेंगे, लेकिन देखो ना हमने माफी मांग ली और हमने अपना तमाशा नहीं बनवाया और ना एस्टैब्लिशमेंट का तमाशा बनवाया। भाई आपने बड़ी गैरतमंदी का मुजाहरा किया, आपने 98 की तारीख, आपने वो एटमी धमाकों वाली भी तारीख वो भी दोहरा दी, आप इतने बहादुर हैं। बहरहाल पेट्रोल की कीमतों में रात को कमी की गई, हालांकि आलमी मंडी के अंदर $80 फी बैरल से भी नीचे आ गई ये कीमतें। जब बढ़ानी हो तो 100 रुपया बढ़ा दो, 50 बढ़ा दो। पेट्रोल ₹4.08 और डीजल ₹2.45 सस्ता किया गया है। बहरहाल खबरें इस वक्त मेरे पास काफ़ी हैं खान के हवाले से भी, और दीगर भी अगले वीलॉग में आपके सामने रख लेंगे। आपसे गुजारिश है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।